शतरंज गेम में शुरुआती की 10-12 चालें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है और वो इसलिए क्योंकि इन चालों में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने सारे मोहरे जो है उनको किस तरह से आप अच्छी तरह से डेवलप कर सकें। डेवलप करने का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल है कि आप उनको अपने घर से कहीं दूसरी जगह पर लाके रखें और इस तरह से लाके रखें कि वो आपकी सेना और आपके राजा की तो रक्षा कर सके, लेकिन साथ ही साथ जरूरत पड़े तो वो सामने वाले पे भी आक्रमण करने के लिए रेडी हो। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि शतरंज खेलना जब हम शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग की जो 10-12 चालें होती है, हमें उन चालों में अपने इन सारी आर्मी को, ये पूरी की पूरी जो आर्मी है उसे किस तरह से अच्छी तरीके से डेवलप करना चाहिए ताकि गेम में हमारा एडवांटेज ओपोनेंट से ज्यादा हो। तो चलिए सीखते हैं हाउ टू डेवलप योर पीसेस, यानी अपनी सेना को किस तरह से हम विकसित करें। तो सबसे पहले आपको बोर्ड पर ध्यान देना चाहिए कि इतने सारे 64 स्क्वायर्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट स्क्वायर्स कौन से हैं और किस तरह से उन्हें टारगेट किया जाए। तो भाई इन 64 स्क्वायर्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट स्क्वायर जो होते हैं वो है ये केंद्र के स्क्वायर्स, यानी ये केंद्र के जो ये 4 स्क्वायर्स है, ये बीचों बीच के जो बोर्ड में ये 4 स्क्वायर्स है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ इस 4 स्क्वायर्स के आसपास के जितने स्क्वायर्स है, यानी ये सारे जो स्क्वायर्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बोर्ड के इन 16 स्क्वायर्स पे जो भी खिलाड़ी अच्छी तरीके से अपना कंट्रोल जमा पाएगा, अच्छी तरीके से अपने मोहरे को इन स्क्वायर्स पे अगर ला पाएगा, तो उस खिलाड़ी का गेम जो है गेम के दौरान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम अपनी आर्मी को इन स्क्वायर्स पे ला सकते हैं और किस तरह से हम इन स्क्वायर्स पे अपना कंट्रोल जमा सकते हैं। तो ये 4 जो भीतरी स्क्वायर्स है जो मैंने ग्रीन में मार्क किए हैं, इसे हम कहते हैं इनर सेंटर, यानी भीतरी केंद्र। और ये जो मैंने जितने भी स्क्वायर्स लाल में मार्क किए हैं, इसे हम कहते हैं आउटर सेंटर, यानी बाहरी केंद्र। तो ये इनर सेंटर हो गया और ये आउटर सेंटर, यानी ये भीतरी केंद्र हो गया और ये बाहरी केंद्र। तो देखते हैं किस तरह से हम इन स्क्वायर्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, आप गेम में खेल सकते हैं E4, D4, क्योंकि ऐसा खेल के आप अपने प्यादों को इनर सेंटर में लेके आ रहे हैं और साथ ही साथ ये जो इम्पोर्टेंट स्क्वायर्स है वो इन प्यादों के थ्रू आप कंट्रोल भी कर रहे हैं। उसके बाद आप खेल सकते हैं नाइट F3, क्योंकि देखिए नाइट F3 खेल के आप अपने नाइट को जो है वो आउटर सेंटर में तो ला ही रहे हैं, लेकिन इस नाइट के ज़रिए आप इन इनर स्क्वायर्स पे भी आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चाल है। उसी तरह से आप अपने इस नाइट को भी इस तरफ ला सकते हैं सेंटर की ओर। तो ये देखिए आपका नाइट जो है अब आउटर सेंटर में बैठा है और वो इन इनर सेंटर के स्क्वायर्स को कंट्रोल भी कर रहा है। उसी तरह से आप अपने इस ऊंट को आउटर सेंटर में ला सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ से कितनी अच्छी तरीके से सारे स्क्वायर्स को कंट्रोल कर रहा है चारों दिशा में। उसी तरह से आप अपने इस ऊंट को आउटर सेंटर में ला सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये कितना अच्छी तरीके से चारों दिशा में कंट्रोल कर रहा है। उसे जब भी मौका मिले वो सामने वाले शत्रु के घर में अटैक भी कर सकता है और अगर ज़रूरत पड़े तो हाँ, हमारे घर में पीछे आकर हमारे मोहरों की रक्षा भी कर सकता है। अब बारी आती है राजा की। तो देखिए किस तरह से हमारे सारे मोहरे जो है, प्यादे जो है, वो सेंटर में आके हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर बात है असल गेम में सामने वाला भी जो है वो भी कुछ ऐसा ही खेलेगा, वो भी अपने मोहरों को सेंटर में लाएगा। तो यदि हम अपने राजा को इसी तरह सेंटर में छोड़ देते हैं तो भाई राजा जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए सेंटर में जो है ना बहुत मारामारी होने वाली है और जहां मारामारी होने वाली है वहां आप अपने राजा को क्यों रखना चाहेंगे? तो राजा को कोई ऐसी जगह पे लेके जाइए जो सुरक्षित हो और सारे आक्रमण और मारामारी से दूर हो। तो इसीलिए आपने सीखा होगा गेम में कैसलिंग होता है, तो हम अपने राजा को कैसलिंग कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही हम अपने राजा को कैसलिंग करते हैं, राजा जो है बोर्ड के सेंटर से हट चुका है और बोर्ड के एकदम साइड में आ चुका है। और साइड में आने के बाद देखिए इसके सामने जो है ये 3 प्यादे खड़े हैं उसकी सुरक्षा में, जो कि गेम में लगभग 70-80% चांस है कि वो वहाँ से हटेंगे नहीं और इसी तरह से राजा की सुरक्षा करते रहेंगे।
देखिए ये घोड़ा भी जो है वो ये किंग साइड को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो कैसलिंग करके आप राजा को तो सेफ्टी कॉर्नर में लेके जा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब आपका हाथी जो कॉर्नर में फंसा हुआ था वो अब गेम के बीचों बीच आ सकता है और आपकी सेना को पूरा सपोर्ट दे सकता है सेंटर पे अपना हक जमाने के फाइट में। तो हाथी के लिए है ना बेस्ट जगह कौन सी होती है? तो अब हाथी को जो है हम इस तरह से बोर्ड के बीचों बीच चला सकते हैं और देखिए ये हाथी जो है अब ये बोर्ड के सेंटर पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है कि ये सेंटर धीरे धीरे खुल जाए, क्योंकि हो सकता है कि ब्लैक का प्यादा इस तरह से आए हम तो इसको मार दे। तो देखिए ये सेंटर जो है खुलने की संभावना है। तो इसीलिए बोर्ड पे जो है हाथी को अगर ये खुली फाइल मिल गई पूरी तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा अपना हाथी। तो हाथी को आप हमेशा कोशिश करिए कि आप सेमी ओपन फाइल, सेमी ओपन यानी जिसकी खुलने की संभावना है लेकिन वो अभी तक खुला नहीं है फाइल, या फिर ओपन फाइल यानी पूरी फाइल जो खुली है, यानी जिस फाइल पे हमारे कोई मोहरे नहीं है, कोई प्यादा नहीं है, ऐसी फाइल्स पे लाने की कोशिश करिए ताकि उसका पावर जो है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो फिलहाल तो गेम में हमारे पास ये सेमी ओपन फाइल है क्योंकि हमें लगता है ये कभी भी खुल सकता है ये, तो हम अपने हाथी को यहाँ लेके आते हैं। हमारा ये हाथी भी जो है ये कॉर्नर में इस तरह से फंसा हुआ है, कुछ काम कर नहीं रहा है, हमें इसे भी डेवलप करना है। हम चाहते हैं कि ये भी केंद्र की तरफ आए, तो हम इसके लिए थोड़ी सी जगह कर लेते हैं। हम अपने रानी को यहाँ लेके आते हैं और फिर उसके बाद हम अपने हाथी को यहाँ लेके आ जाते हैं। तो देखिए ये वाला डी फाइल जो है वो कितना स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि अब इसे हाथी कंट्रोल कर रहा है, हमारी ये रानी कंट्रोल कर रही है ना। तो ये बहुत ही पावरफुल कंट्रोल हो गया है पूरा हमारे गेम में, क्योंकि हमारे सारे मोहरे जो है, आप देखिए कि ये ऊंट है, ये घोड़े है, रानी है, ये दो हाथी है, ये दो प्यादे हैं, ये सारे के सारे है ना इन सेंटर के स्क्वायर्स को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। तो अगर आप शुरुआती 10-12 चालों में इस तरह से खेले कि आपका हर एक मोहरा जो है वो डेवलप हो जाए, डेवलप होने का मतलब होता है कि वो अपने ओरिजिनल घर से बाहर निकलकर ऐसी जगह आए जिससे उसका पावर बढ़ जाए गेम में, कि जिससे कि वो आपकी सुरक्षा भी कर सके और सामने वाले पे आक्रमण करने के लिए भी वो रेडी रहे। तो अगर कोई वो ऐसी जगह पे आता है तो उसे कहते हैं पीसीस को डेवलप करना, यानी मोहरों को डेवलप करना। तो अगर आप गेम के शुरुआती 10-12 चालों में कुछ इस तरह से डेवलपमेंट करते हैं तो आपकी गेम जो है बड़ी स्ट्रांग रहेगी। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कोशिश करिए कि जब आप अपने मोहरों को डेवलप कर रहे हैं तो हो सके तो साथ ही साथ सामने वाले के मोहरों पे अटैक करने की भी कोशिश करिए। तो जैसे मान लीजिए कि हमने खेला D4, सामने वाले ने खेला D5, तो अब आप चाहे तो वैसे अपने ऊंट को यहाँ ला के रख सकते हैं, या फिर अपने इस प्यादे को यहाँ पे खेल सकते हैं, या फिर इस घोड़े को खेल सकते हैं। ये सारी चालें भी अच्छी है, आप चाहे तो खेल सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट चाल ये होगी कि आप खेलें नाइट C3, क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने एक मोहरे को तो डेवलप कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ देखिए कि आप शत्रु के मोहरे पे अटैक भी कर रहे हैं। देखिए कि आपका घोड़ा जो है वो इस प्यादे को अटैक भी कर रहा है, जिसकी फिलहाल तो रक्षा ये रानी कर रहा है, लेकिन गेम के दौरान अगर ये रानी यहाँ से हट जाए, कहीं और जगह चली जाए और अगर ये प्यादे पे ध्यान ना दे तो ये प्यादा जो है इस घोड़े से मर भी सकता है। तो आपने अपनी चाल में इस घोड़े को तो डेवलप किया है, लेकिन साथ ही साथ सामने वाले मोहरे पे अटैक भी किया। अब मान लीजिए कि हम लोग खेलते हैं E4, वो खेलता है सामने वाला E5, तो हम खेल सकते हैं नाइट F3। तो देखिए नाइट F3 खेल के हमने अपने घोड़े को तो डेवलप किया और ये वाला स्क्वायर हम कंट्रोल भी कर रहे हैं और सामने वाले के मोहरे को अटैक भी कर रहे हैं। और ये मोहरा देखिए कि बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं है, इसकी सुरक्षा कोई नहीं कर रहा है। तो अब ब्लैक को जो है इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ चाल खेलनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो हम तो भाई सीधा सीधा इस प्यादे को मार भी सकते हैं अगली चाल में। तो जब हम सामने वाले पे इस तरह से अटैक कर रहे हैं तो उसके पास जो बाकी ऑप्शंस थे कि हो सकता था कि उसे शायद ये ऊंट को यहाँ खेलना था,
या फिर अब इस घोड़े को यहाँ खेलना था, या फिर मान लीजिए कि उसे इस प्यादे को यहाँ खेलना था, तो अब वो ये सारी चालें नहीं खेल पाएगा, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ भी खेलता है तो हम अपने घोड़े से इस प्यादे को मार देंगे। तो अब उसे जो है ऐसी चाल जबरदस्ती खेलनी पड़ेगी जिससे कि उसे पहले इस प्यादे को बचाना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि आप ऐसी चाल खेलें जिससे कि आपका कोई पीस डेवलप भी हो जाए और साथ ही साथ आप सामने वाले पे अटैक भी कर ले, जिससे कि सामने वाले के पास खेलने के जो ऑप्शंस है वो कम हो जाए। अब तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, और वो ये है कि आप अपने घोड़ों को सेंटर की तरफ डेवलप करें, साइड की तरफ नहीं। तो मान लीजिए कि वाइट खेलता है नाइट F3, तो देखिए वाइट का घोड़ा जो है सेंटर की तरफ डेवलप हुआ है। और अब मान लीजिए कि ब्लैक जो है वो सेंटर की तरफ डेवलप नहीं करता बल्कि साइड की तरफ डेवलप करता है। तो हम देखते हैं कि ये दोनों घोड़ों में से कौन बेटर है। तो सबसे पहले देखिए कि वाइट का घोड़ा जो है वो इस तरह से आउटर सेंटर में आया है ना, वो आउटर सेंटर के एक स्क्वायर पर आया है। तो आउटर सेंटर के स्क्वायर में आके वो कौन से स्क्वायर्स को कंट्रोल कर रहा है? एक तो कंट्रोल कर रहा है D4 और एक कंट्रोल कर रहा है E5। तो ये दो स्क्वायर्स को वो कंट्रोल कर रहा है। तो देखिए वाइट का घोड़ा जो है आउटर सेंटर में बैठ के इनर सेंटर्स को कंट्रोल कर रहा है, और ये घोड़े का पावर बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सेंटर पे इसका कंट्रोल ज़्यादा है। साथ ही साथ देखिए कि ये घोड़ा जो है वो ये दो स्क्वायर्स को भी कंट्रोल कर रहा है। तो इस घोड़े का पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये वाली जगह पे। अब ब्लैक का घोड़ा जो है वो आउटर सेंटर में तो बैठा ही नहीं है, वो आउटर सेंटर के एकदम बाहर बैठा है, यानी बाहरी केंद्र के एकदम बाहर बैठा है। ठीक है, और वो कौन से स्क्वायर्स कंट्रोल कर रहा है? देखिए कि केवल ये दो स्क्वायर्स है ना, जिसमें से एक स्क्वायर जो है वो बाहरी केंद्र में आ रहा है और ये वाला स्क्वायर तो सेंटर में आ ही नहीं रहा है ना। तो सिर्फ दो स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है। तो देखिए इसका पावर जो है गेम में कितना कम है। हमारा घोड़ा जो है वो 1 2 3 4 स्क्वायर्स को कंट्रोल कर रहा है, जिसमें कि दो स्क्वायर्स तो सेंटर के हैं और वो खुद भी सेंटर में आके बैठा है। लेकिन ब्लैक का घोड़ा देखिए वो केवल दो स्क्वायर्स कंट्रोल कर रहा है, ये ग्रीन वाले, और सेंटर के एकदम बाहर जाके बैठा है। तो इस घोड़े का पावर जो है, ब्लैक के घोड़े का पावर, वो बहुत ज़्यादा कम है, और ये हमारा वाइट घोड़ा जो है उसका पावर गेम में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कहा जाता है कि शुरुआती स्थिति में आप कभी भी घोड़े को इस तरह से साइड में लेके जाके डेवलप मत करिए, इससे आपको गेम में एडवांटेज कम मिलेगा। आप सेंटर की तरफ उन्हें डेवलप करिए इस तरह से। अगर आप इस तरह से सेंटर में घोड़े को लाके डेवलप करते हैं तो ये आपको गेम में काफ़ी एडवांटेज देगा। अब बारी आती है ऊंटों की। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊंट जो है वो अपनी पूरी क्षमता के साथ गेम में काम करे, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप उन्हें डेवलप करते हैं तो उनके सामने हमारी खुद की ही आर्मी के कोई भी प्यादे ब्लॉक ना कर रहे हो। तो जैसे अगर मुझे इन दोनों ऊंटों को डेवलप करना है तो पहले मैं इन प्यादों को इस तरह से बाहर निकालूंगी, और उसके बाद जो है मैं इन ऊंटों को यहाँ पे आउटर सेंटर में यानी बाहरी केंद्र में जाके रखूंगी, जिससे कि वो बोर्ड पर सारे जो स्क्वायर्स है चारों दिशा में वो अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सके, कुछ इस तरह से। अब कई बार खिलाड़ी क्या कर लेते हैं कि वो इस तरह से, जैसे मान लीजिए गेम के दौरान वो जो है E4 खेलेंगे, फिर उसके बाद वो D6 खेल लेते हैं। तो जब आप इस तरह से खेलते हैं तो देखिए कि आपका ये जो डार्क स्क्वायर बिशप है उसके लिए तो जगह खुल चुकी है, वो गेम में कभी भी बाहर आ सकता है और एक्टिव बन सकता है। लेकिन देखिए ज़रा इस लाइट स्क्वायर बिशप की, ये बाहर नहीं आ पा रहा ठीक से क्योंकि ये अपने ही आर्मी के प्यादे से ब्लॉक हो गया है। तो आप कोशिश करिए कि इस तरह का आप सेटअप ना करें। यदि आपको इस तरह का कुछ पॉन स्ट्रक्चर बनाना है, इस तरह से अपने प्यादे को रखना है, तो आप ऐसे भी खेल सकते हैं कि मान लीजिए आपने पहले E4 खेला, फिर आपने इस ऊंट को पहले बाहर निकाल लिया और फिर आप चाहे तो आप D6 खेल सकते हैं। तो देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो तरीका है, इसमें आपका जो ये लाइट स्क्वायर बिशप था वो अपने ओरिजिनल जगह से बाहर भी आ गया, अच्छे स्क्वायर पे डेवलप हो चुका है, और फिर आपने D6 खेला
जिससे कि आपको जिस तरह का पॉन का सेटअप चाहिए था वो भी हो गया, और आपका ऊंट जो है वो प्यादे के पीछे नहीं फंसा बल्कि गेम में बाहर आकर इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स को कंट्रोल कर रहा है, कुछ इस तरह से। तो ये वाला जो है बेटर तरीका है। अगर आप अपने ऊंटों को इस तरह से आउटर सेंटर में नहीं लाना चाहते तो एक और तरीका है ऊंट को डेवलप करने का, और वो ये है कि आप इस तरह से G6 खेल सकते हैं और अपने लाइट स्क्वायर बिशप को यहाँ पर ला सकते हैं, जिससे कि आपका ये बिशप जो है वो इस बोर्ड के जो सबसे बड़े डायगोनल्स है, यानी सबसे बड़ा डायगोनल जो ये है उस पे वो पूरा पूरा कंट्रोल कर सकता है। और देखिए कि ये सारे इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स जो है, जो इनर सेंटर में स्क्वायर्स थे, जो आउटर सेंटर में स्क्वायर्स थे, वो भी कवर हो रहे हैं। उसी तरह से आप अपने डार्क स्क्वायर बिशप को भी इसी तरह से डेवलप कर सकते हैं कि आप इस वाली बड़ी डायगोनल पे ला सकते हैं और आपका ऊंट जो है ये इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स को कवर करेगा। तो देखिए जब आपके दोनों ऊंट इस तरह से यहाँ पर आ जाते हैं, ये वाली पोजीशन पे आ जाते हैं, तो वो बोर्ड के जो बड़े डायगोनल्स हैं बड़ी आसानी से कंट्रोल करते हैं, जिसमें आपके जो इम्पॉर्टेंट स्क्वायर्स हैं वो भी सारे कवर हो जाते हैं। इस सेटअप को हम फिएंचेटो बिशप कहते हैं। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो आगे ज़रूर बनाऊंगी। फिलहाल आप बस इस तरीके को याद रख लीजिए कि आपके ऊंट जो है वो इस तरह से यहाँ पर आकर भी डेवलप हो सकते हैं। अब डेवलपिंग में पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है कि मोहरों के साथ साथ हमें अपने राजा का भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राजा देखिए बोर्ड के सेंटर के बीचों बीच है और हम देख ही रहे कि बोर्ड के सेंटर में, केंद्र में कितनी एक्टिविटी हो रही है। सारे मोहरे जो है वो सेंटर को ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है इस सेंटर के कंट्रोल करते वक्त बहुत सारे पीसेस एक्सचेंज हो जाए, यानी बहुत सारे मोहरे जो है हमारे मारे जाए, सामने वाले के भी मारे जाए, और सेंटर जो है बहुत ही जल्द ओपन हो जाएगा। तो इससे जो है राजा पे सीधा सीधा आक्रमण कभी भी आ सकता है। इसलिए हो सके उतना कोशिश करिए कि राजा को सेंटर में आप ना रखें। तो राजा को सुरक्षित स्थान पे ले जाना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए जो है गेम में कैसलिंग का नियम लाया गया ताकि हम राजा को सुरक्षित स्थान पे ले जा सके। तो जब आप कैसलिंग करते हैं तो राजा तो सुरक्षित स्थान पे चला ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ जो हाथी कॉर्नर में फंसा हुआ होता है, अब उसके पास ऑप्शन हो जाता है कि वो अब गेम में बीचों बीच आके एक्टिवेट हो सकता है और सेंटर पे अटैक करने में या डिफेंड करने में वो हमारी मदद कर सकता है। मान लीजिए कि राजा किंग साइड कैसलिंग नहीं करता और अगर क्वीन साइड कर लेता है, तब भी हमें गेम में बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि देखिए ये हाथी जो है अब एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं, ये दोनों ही एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं। राजा जो है वो अब गेम के बोर्ड के साइड में जा चुका है, जिसके और उसके सामने जो है ये 3 प्यादे हैं जो उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो वो गेम के बोर्ड के बीचों बीच न रहकर जब साइड में आता है तो उसकी सुरक्षा जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। और ये रुक्स देखिए, हाथी देखिए कैसे एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं, और ये रुक देखिए कैसलिंग करने पे बाद किस तरह से बीच वाले फाइल पे आ चुका है। वो देखिए सेंटर वाले स्क्वायर्स पे जो हमारा कंट्रोल है वो और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि अब वो जो है हमारी रानी को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे इस प्यादे को भी इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ये वाला हाथी भी जो है वो इधर बीच में गेम में आ सकता है और एक्टिवेट हो सकता है। तो कैसलिंग एक लौती ऐसी चाल है जिसमें हमें 2 फायदे मिल जाते हैं कि भाई हमारा राजा तो सेफ हो ही जाता है, साथ ही साथ हमारा हाथी जो है वो भी डेवलप हो जाता है। अब आती है 6थी महत्वपूर्ण बात कि हाथियों को हम कैसे डेवलप करें। तो आप तो जानते ही है कि जैसे ही हम कैसलिंग करेंगे राजा जो है सेफ्टी पे चला जाएगा और हाथी जो है बोर्ड के कॉर्नर से निकल के थोड़ा बोर्ड के बीचों बीच आ जाता है। लेकिन मैंने कई बार ऐसा देखा है कि खिलाड़ी कैसलिंग तो कर लेते हैं लेकिन अपने रुक को, अपने हाथी को बाद में डेवलप ही नहीं करते। जैसे कई बार मैंने देखा है कि जैसे अगर इस साइड किंग साइड कैसलिंग कर लिया तो ये रुक जो है यहाँ का यहाँ ही रहता है पूरे गेम में, उसको बिल्कुल भी यहाँ पर या फिर यहाँ पर बीच में नहीं लाते। तो हाथियों को डेवलप करना है, अगर उनको पावरफुल बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि वो अपनी पूरी क्षमता के साथ बोर्ड पर काम करें, तो आप उन्हें ऐसी जगह ले जाइए कि जो फाइल्स है
यानी ये जो पूरे कॉलम्स है या तो वो पूरे ओपन होने चाहिए या फिर सेमी ओपन होने चाहिए। तो देखिए इस स्थिति में ये जो कॉलम है सेमी ओपन है, क्योंकि देखिए ये जो दो प्यादे हैं, हो सकता है कि सामने वाले ने कुछ मान लीजिए कि ऐसा खेला है तो मैं इस प्यादे से इसको मार दूंगी, तो देखिए कि ये फाइल जो है मेरे लिए ओपन हो जाएगी, जो कि मेरे हाथी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं हुआ है गेम में, अगर सामने वाले ने कुछ ये वाला प्यादा आगे बढ़ाया था और मैंने इस प्यादे से इस प्यादे को मार लिया, तो देखिए ये वाली फाइल ओपन हो गई है, जो कि मेरे हाथी के लिए बहुत अच्छी होगी। तो हाथियों के लिए बेस्ट तरीका कौन सा है डेवलप करने का? बेस्ट तरीका ये है कि उन्हें ऐसी जगह ले जाए जिससे कि उन्हें ओपन फाइल्स मिले या फिर सेमी ओपन फाइल्स मिले। तो इस स्थिति में हमारे पास ओपन फाइल्स तो नहीं है, लेकिन हमारे पास दोनों हाथियों के लिए सेमी ओपन फाइल्स है। और वो कौन सी है? देखिए ये वाली, ये दोनों फाइल्स जो है वो सेमी ओपन है। तो आप अपने हाथी को इस तरह से यहाँ लाकर डेवलप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप इन हाथियों को इसी तरह से यहाँ रखते हैं, तो जब खेल में आप पर आक्रमण हो जाएगा या आप सामने वाले पे आक्रमण करने जाएंगे, तब आपके हाथी जो है वो इतने एक्टिव नहीं होंगे आपका साथ देने के लिए। तो अगर आपको उनका साथ चाहिए तो आप उन्हें भी अच्छी तरीके से डेवलप करिए गेम में। अब हो सकता है कि ये वाला इस तरह का सेटअप ना हो सकता है कि गेम में कुछ मारामारी हो गई है और मान लीजिए कि ये प्यादा चला गया है, सामने वाले का मान लीजिए कि ये वाला प्यादा चला गया है। तो देखिए अब आपके पास जो है ये वाली फाइल ओपन है। तो ये वाली अगर फाइल ओपन है तो आपको इस बात का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और आपको अपने हाथी को यहाँ लाना चाहिए ताकि वो इस ओपन फाइल को कंट्रोल कर सके। अब मान लीजिए कि रानी यहाँ पर है और मान लीजिए कि हमारा D4 वाला प्यादा नहीं है, तो अब आप जो है अपने इस वाले हाथी को इस वाले ओपन फाइल पे ला सकते हैं। देखिए कि किस तरह से ये दोनों हाथी जो है इन ओपन फाइल्स पे अपना पावर दिखा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर आपको गेम में कोई भी स्थिति में मौका मिले तो हाथियों को ओपन फाइल्स पे लाने की कोशिश करिए। अगर आपके पास ओपन फाइल्स नहीं है, सेमी ओपन फाइल्स हैं, मान लीजिए स्थिति कुछ इस तरह से है, तो आप जो है अपने हाथियों को सेमी ओपन फाइल्स पर भी इस तरह से ला सकते हैं, जिससे कि वो आपको डिफेंड और अटैक करने में आपकी पूरी सहायता करे। अब आती है बारी सबसे शक्तिशाली मोहरे की और वो है रानी। तो रानी को डेवलप करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमने अपने अन्य मोहरों को डेवलप किया हुआ है गेम में। अगर आप अन्य मोहरों पे ध्यान नहीं देते और सीधा सीधा रानी को डेवलप करते हैं तो सामने वाला जो है अपनी रानी पे लगातार आक्रमण करते जाएगा और साथ ही साथ वो खुद का भी डेवलपमेंट करता जाएगा। कैसे? चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर मैं आपको ये बात समझाती हूँ। तो मान लीजिए कि हमने खेला है E4, सामने वाले ने खेला है E5, हम खेलते हैं D4। अब सामने वाला जो है हमारे प्यादे को इस तरह से मार देता है, फिर हम अपनी रानी से इस प्यादे को मार देते हैं। तो अब देखिए ये कैसी स्थिति आ गई है कि हमारी रानी जो है वो कुछ 2-3 चालों में ही गेम के बोर्ड पे सीधा बीचों बीच आ चुकी है ना। तो और क्योंकि रानी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मोहरा है, तो हम अपने रानी को तो इस तरह से मरने नहीं देंगे। तो सामने वाला इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए वो ऐसी चालें खेलेगा, वो हमारे रानी पे आक्रमण भी करेगा और साथ ही साथ खुद का डेवलपमेंट भी कर लेगा। कैसे? देखिए अब ब्लैक की बारी है। ब्लैक जो है अब वो खेल सकता है नाइट C6। तो नाइट C6 खेल के तो उसने अपने घोड़े को बहुत ही अच्छी जगह पे डेवलप कर लिया है, लेकिन साथ ही साथ उसने हमारे रानी पे आक्रमण भी कर दिया है। तो अब हमें अपने रानी को वहाँ से हटाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि मैं अपने रानी को लेके आती हूँ यहाँ पर और अब वो खेलता है ये B6 और अब मान लीजिए कि मैं खेलती हूँ नाइट C3, तो अब वो खेल सकता है बिशप C5। तो देखिए बिशप C5 खेल के उसने अपने ऊंट को बहुत ही अच्छे जगह पे लाके रखा है, अच्छी जगह पे डेवलप किया है और साथ ही साथ जो है वो अब मेरी रानी पे दोबारा आक्रमण कर रहा है। तो अब मेरी रानी को दोबारा वहाँ से हटाना पड़ेगा। मान लीजिए कि अब मैं मेरी रानी को यहाँ पर लेके आती हूँ, तो ब्लैक जो है अब वो खेल सकता है D6। तो अब D6 खेल के अब वो जो है अपने ऊंट से मेरे इस रानी पे दोबारा आक्रमण कर रहा है, तो मुझे मेरी रानी को फिर वहाँ से हटाना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैं मेरी रानी को यहाँ पर लेके आती हूँ,
तो अब वो जो है नाइट F6 खेल सकता है। तो देखिए वो डेवलप कर रहा है और फिर मेरी रानी को अटैक कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब सबसे शक्तिशाली मोहरा गेम के एकदम शुरुआती स्थिति में 2-3 चालों में अगर कोई रानी को बाहर लेके आता है इस तरह, तो सामने वाला जो है वो डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी रानी पे अटैक भी कर सकता है। तो देखिए अब इस स्थिति में क्या हो गया है कि हमारी रानी जो है दोबारा अटैक हो गई है। मान लीजिए कि अभी मैं इसको यहाँ लेके आती हूँ, लेकिन अब इस गेम की स्थिति को देखिए कि ब्लैक के कितनी सारे मोहरे डेवलप हो गए हैं। ब्लैक का एक ऊंट डेवलप हो गया है, ये 2 घोड़े डेवलप हो गए हैं और ये ऊंट के लिए भी पूरी जगह खुल चुकी है ना, कि वो तुरंत गेम में बाहर आ सकता है। लेकिन वाइट की हालत देखिए, वाइट का सिर्फ ये एक घोड़ा डेवलप हुआ है और एक रानी डेवलप हुई है और सिर्फ ये एक ऊंट बाहर आ सकता है, बाकी ये सारे मोहरे अभी भी अंदर है। तो वाइट की जो डेवलपमेंट स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी ब्लैक की है। और ब्लैक की इतनी अच्छी डेवलपमेंट स्थिति क्यों हुई? क्योंकि वाइट ने एक गलती की कि उसने शुरू में ही रानी को जो है बोर्ड पे एकदम बाहर लेके आ गया। तो शुरुआती चालों में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले अपने अन्य मोहरों को डेवलप करें और फिर आप जो है रानी को किसी अच्छे स्क्वायर पे डेवलप करने की कोशिश करें जहाँ पे उस पर अटैक होने की संभावना थोड़ी कम हो। तो आपको पहले ये छोटे मोहरों को डेवलप करना चाहिए, फिर अपने रानी को डेवलप करना चाहिए। अगर आप शुरू में ही रानी को बाहर लेके आते हैं तो सामने वाला जो है वो इस बात का पूरा फ़ायदा उठाएगा और ये हो जाएगा कि वो तो अपने सारे पीसेस फटाफट डेवलप कर लेगा और आप जो है डेवलपमेंट में पीछे रह जाएंगे। और अगर आप डेवलपमेंट में पीछे रहते हैं तो जाहिर सी बात है सामने वाला जो है वो बहुत ही जल्द आप पे आक्रमण शुरू कर देगा, इससे पहले कि आप सामने वाले पे आक्रमण कर जाए, जो कि ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप पहले अपने छोटे मोहरों को डेवलप करिए, फिर आप रानी को उचित स्थान पे कहीं डेवलप करिए, लेकिन रानी को कभी भी तुरंत आप गेम में बोर्ड के बीचों बीच कभी बाहर मत लेके आइए, वरना उस पे काफ़ी सारे अटैक्स होंगे। आता है समय आज के सवाल का। आप मुझे बताएं कि ब्लैक को अपने इस नाइट को कहाँ डेवलप करना चाहिए। क्या उसे नाइट C6 खेलना चाहिए या फिर नाइट A6 खेलना चाहिए? दोनों ऑप्शंस में से कौन सा सही जवाब है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।